सांग शिवांग जी, पूज्य सर संघ चालक आदरणीय मोहन जी भागवत, आदरणीय केदारनाथ जी शाहनी, मंच और मैदान में उपस्थित अन्य सभी सम्मानित महानुभाव, बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को इस उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं और विशेष रूप से श्री तरुण विजय को, जिन्होंने पूरी लगन और निष्ठा के साथ इस रिसर्च फाउंडेशन के काम को सारे देश के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आप सबका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि आज जिस जम्मू कश्मीर की धरती पर खड़े होकर मैं विचार व्यक्त करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं, उस जम्मू कश्मीर को लेकर आज भी राष्ट्रवादी सोच की जनता इस हिंदुस्तान की चिंतित है। उन्हें इस बात की चिंता सताती है कि कहीं जम्मू और कश्मीर भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए प्रश्न चिन्ह न बन जाए। लेकिन आपको देखने के बाद, आपका उमंग और उत्साह देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जब तक आप हैं, जब तक आपकी वंशज इस धरती पर जिंदा रहेगी, जम्मू कश्मीर भारत की संप्रभुता और अखंडता पर कभी सवालिया निशान नहीं बन सकता है। जम्मू कश्मीर की समस्या को सबसे पहले गंभीरता पूर्वक यदि किसी ने समझा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने समझा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब दो विधान, दो प्रधान, दो निशान का प्राविधान था एक ही देश में, तो उन्होंने अपना बलिदान देने का काम किया था। बहनों भाइयों, हम सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि वह देश टूट नहीं सकता है जिस देश में बलिदानियों का पहरा हो, और उस मानचित्र की लकीरें कभी मिट नहीं सकती हैं। जिन लकीरों का के रंग के रक्त का रंग गहरा हो, वह मानचित्र की लकीरें भी कभी मिट नहीं सकती हैं। इस यथार्थ को भी प्रथम राजनेता थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने की स्वतंत्र भारत में अपना बलिदान देने का काम किया है। कोई दूसरा राजनेता नहीं हुआ है जो कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना बलिदान देने का काम किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल जम्मू और कश्मीर की समस्या को ही नहीं समझते थे, बल्कि संपूर्ण भारत की अस्मिता के संबंध में भी उनकी एक परिपूर्ण कल्पना थी। कैसा भारत होना चाहिए? और मैं ये कहूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच एक सिविलाइजेशनल पैरामीटर की थी, तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस समय भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो उनका उद्देश्य भारतीय जनसंघ के माध्यम से केवल सरकार बनाना नहीं था, बल्कि भारतीय जनसंघ के माध्यम से एक वह नए युग का निर्माण करना चाहते थे, एक नई सभ्यता स्थापित करना चाहते थे। यह उनका उद्देश्य था। और जिस विचारधारा को लेकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते 2 दिन पहले हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी मैंने विश्वास और भरोसा देशवासियों को दिलाया था कि तो कोई ताकत उस विचारधारा से हमें डिगा नहीं सकती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो विचारधारा दी, उस विचारधारा को लेकर हमने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की है। और जब तक भारत को महान भारत बनाने का सपना, सशक्त, स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत बनाने का सपना साकार नहीं हो जाएगा, हम उस विचारधारा से रंच मात्र भी नहीं डिगेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस यथार्थ को समझते थे। जब तक इस देश की शैक्षणिक, प्रशासनिक, संवैधानिक व्यवस्थाएं और साथ ही साथ मानसिक व्यवस्थाएं वही रहेंगी जो अंग्रेजों के समय थी,
तो हम जैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं, अथवा महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद के सपनों को जो हम साकार करना चाहते हैं, शायद उनके स्वप्न को हम कभी साकार नहीं कर पाएंगे। इस यथार्थ को भी समझते हैं। शायद महात्मा गांधी ने भी इस यथार्थ को समझते हुए जब हमें आजादी हासिल हुई तो उस समय कांग्रेस के नेताओं से उन्होंने अनुरोध किया था कि अभी इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, ताकि एक नया दल नई सोच के साथ एक अपनी नई दिशा निर्धारित करके नए भारत का निर्माण करे। यह उनकी सोच थी। लेकिन कांग्रेस नहीं भंग हुई। तब जाकर एक राष्ट्रवादी विचारधारा की राजनीतिक पार्टी खड़ा करने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी ने किया। और मैं कह सकता हूं कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच का ही यह परिणाम रहा है कि बहनों भाइयों, आज भारत की राजनीति बाइपोलर पॉलिटी की ओर बढ़ती जा रही है, द्विध्रुवीय राजनीति की ओर बढ़ती चली जा रही है। आपने देखा होगा कि इस बार के जो चुनाव हुए, इस चुनाव में अधिकांश दल केवल 20 की संख्या के आसपास सिमट कर रह गए। सबसे बड़े दल के रूप में जहां पर कांग्रेस पार्टी उभर कर आई है, वहीं पर दूसरे दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आई है, जो उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है जिस विचारधारा को के आधार पर भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार जब कुछ चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे लोगों के सुझाव ये हम लोगों के पास आने लगे कि जिस विचारधारा को लेकर आप लोग इस देश में राजनीति कर रहे हैं, अर्थात जिस विचारधारा को लेकर सशक्त, स्वाभिमानी और स्वावलंबी भारत के निर्माण का स्वप्न आपने संजो रखा है, वो किसी भी सूरत में पूरा नहीं होगा। इस देश की जनता ने उस विचारधारा को नकार दिया। यह सुझाव देने वाले और ये लिखने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो चुनाव हुआ था वो हमारी विचारधारा के आधार पर कोई रेफरेंडम था? क्या वह विचारधारा का कोई जनमत संग्रह था? कोई विचारधारा जीत और हार के आधार पर कभी नहीं बदला करती। विचारधारा होती है जो स्वतंत्र उस दल का अथवा किसी संगठन का वह मार्गदर्शन करती है। हमने कहा है कि हमारी वो विचारधारा हिंदुत्व की, चाहे मुझे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहे, चाहे हम मुझे भारतीयत्व कहें, चाहे हम हिंदुस्तानिज्म कहें, जो भी कोई कहना चाहता है कह सकता है। यह विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी का स्थान है, सभी को सम्मान है, और यह ऐसी विचारधारा है जिसमें कि कोई एग्जिस्टेंस का भाव है, सह अस्तित्व का भाव। यह विचारधारा उदार है, यह विचारधारा सहिष्णु है। इसीलिए यह हमारी विचारधारा सनातन है, नित्य नूतन और चिर पुरातन है। और यही विचारधारा है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपना परिवार नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व में रहने वाले लोगों को अपना कुटुंब माना है। इसी विचारधारा के लोगों ने ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है। गृणवंतो विश्वमार्यम का संदेश भी इसी विचारधारा के लोगों ने दिया। हम इस यथार्थ को भी नहीं भूल सकते। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, विगत 400-500 वर्षों के इतिहास के पन्नों को पलट कर यदि कोई देखे तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत में सदैव इस प्रकार की विचारधारा की प्रभावी भूमिका रही है। संदर्भ समय समय पर निश्चित रूप से बदलते रहे। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1857 की, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। नाना साहब पेशवा से लेकर महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, यह सब सारे लोग, इनको अंग्रेजों के द्वारा क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था कि यह सब सारे लोग यह राइट विंग के हैं, यह दक्षिणपंथी हैं, इन्हें विद्रोही कहा जाता है।